नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण का शुभारंभ 31 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। कानपुर के विकासखंड सरसौल में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत महाराजपुर के मजरा कोडर में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ करते हुए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर विजय रत्ना तोमर व खंड विकास अधिकारी निशांत राय ने लाभार्थियों को संयुक्त रूप बताया कि पीएम आवास योजना का सर्वेक्षण 31 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान आवास सहायक संबंधित पंचायत के गांव-गांव जाकर उन परिवारों की पहचान करेंगे जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सेल्फ सर्वे व्यवस्था से आवेदकों के बीच किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। साथ ही योजना में पात्र लोगों को सही तरीके से लाभ मिल सकेगा। यूपी में कोरोना जैसे एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिला। कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी का यूपी में पहला केस मिला है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। महिला को बुखार था और सांस फूल रही थी। इसके बाद उसने स्वैब जांच एक निजी हॉस्पिटल में कराई जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद बुधवार रात महिला मरीज को केजीएमयू में ले जाया गया, जहां से उन्हें बलरामपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। देश में एचएमपीवी वायरस का यह 11वां केस है। अब तक पश्चिम बंगाल में 1, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 और महाराष्ट्र में 3 केस सामने आए। सीएम योगी ने भी 2 दिन पहले एचएमपीवी वायरस को लेकर बैठक की थी। उन्होंने कहा, एचएमपीवी हो या मौसमी बीमारियां, इनसे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे। 100 रुपए में होगा स्टैंप में कमी के मामलों का समाधान। उत्तर प्रदेश में स्टैंप की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने बाद कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंप्स व न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बुधवार को विधान भवन में प्रेस वार्ता में अहम जानकारी दी है। स्टैंप कमी समाधान योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। पहले स्टैंप की कमी के मामलों में 4 गुना तक का अर्थदंड लगाया जाता था, जो पक्षकारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता था। इस नई योजना के तहत अर्थदंड को घटाकर मात्र 100 रुपए कर दिया गया है, जिससे पक्षकारों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही लंबित वादों के कारण बढ़ने वाले ब्याज का भार भी कम होगा। लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तस्वीर होगी कैद। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग अभियान चला रहा है। नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हजरतगंज और 1090 चौराहे पर गुरुवार को करीब 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके पर आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आरटीओ संदीप कुमार पंकज का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी। इसका डेटा परिवहन विभाग जुटा रहा है। उन्होंने कहा, बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। महाराजगंज में 18 जनवरी को आयोजित होगी नवोदय प्रवेश परीक्षा। महाराजगंज में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित होगी। जिले के 13 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए जिले के विभिन्न ब्लॉकों से कुल 4390 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित होगी। छात्रों को 10:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नाबालिग ने चाइनीज मांझा खरीदा तो माता पिता के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। चीनी मांझे से मौत और लोगों के घायल होने के सिलसिले के बीच प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। जिलाधिकारी एसराज लिंगम ने कहा कि नाबालिग ने चीनी मांझा खरीदकर पतंग उड़ाई तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मामले में माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसी तरह चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और खरीदने वाले लोगों के खिलाफ भी केस होगा। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर उनके कर्मचारियों को भी जागरूक करें कि हेलमेट न पहनने वालों को किसी सूरत में पेट्रोल न दें। उन्होंने अपने पत्र में नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था के सख्ती से लागू होने को उदाहरण के तौर पर भी दिया है। ऐसे में यह फार्मूला अन्य जिलों में लागू हुआ तो बिना हेलमेट वालों का चालान तो होगा ही, इसके साथ ही पेट्रोल नहीं मिलेगा और बाइक लेकर पैदल ही घर आना पड़ सकता है।
लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू होगी। लखनऊ में छावनी स्थित एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भर्ती कार्यालय। लखनऊ की तरफ से 10 जनवरी से 22 जनवरी तक अग्निवीरों, जीडी, अग्निवीरों, तकनीकी, अग्निवीरों, कार्यालय सहायक और अग्निवीरों, ट्रेड्समैन के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर दर्ज तिथि और समय पर एएमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम लखनऊ में तड़के रिपोर्ट करेंगे। मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए 13 तक होंगे। आवेदन कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई। मैनपुरी के सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण सत्र 2025 से 26 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एडिशनल कमिश्नर प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि मैनपुरी के सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए फरवरी 2025 में प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद प्रवेश प्रक्रिया होगी और इसके आधार पर ही पात्र स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। सीएम योगी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को महाकुंभ के लिए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस बार सीएम के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिए बुंदेलखंड के गांव-गांव में हर घर जल पहुंचाने की नई तस्वीर से भी महाकुंभ में लोग रूबरू होंगे। वर्ष 2017 से पहले बदहाल और इसके बाद बदले बुंदेलखंड के बदलाव की गाथा भी दिखेगी। सीएम योगी के काफिले के आगे दौड़े आईएएस अफसर सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पहुंच गए हैं। वह फाइनल तैयारियों को देख रहे हैं। योगी अखाड़ों में साधु संतों से मिलकर निकले तो उनके काफिले के आगे आगे मेला अधिकारी आईएएस अफसर विजय किरण आनंद दौड़ते नजर आए। इससे पहले सीएम क्रूज पर सवार होकर उन्होंने संगम क्षेत्र की तैयारियों को देखा। रात में संतों के साथ ही भोजन करेंगे। सीएम कल शुक्रवार को भी महाकुंभ में रहेंगे। 5 दिन बाद यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है, इसलिए वह फाइनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 34 दिन में योगी का यह छठा दौरा है। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में कोहरा छाया है। सहारनपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। मुरादाबाद में कोहरे से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कार पीछे से बस में घुस गई, फिर पीछे से पुलिस की गाड़ी समेत 4 वाहन और टकरा गए। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। हादसा मुरादाबाद बाईपास के 0 पॉइंट पर हुआ। बरेली में भी तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, पुलिस को बुलाया। कार सवार 4 युवकों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। अगले 3 दिनों तक मौसम का अनुमान जारी। यूपी में बारिश हो सकती है। कोहरा भी छाया रहेगा। सर्द हवाएं चलेंगी। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रिकॉर्ड की जाएगी। 11 जनवरी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। शीतलहर के साथ कोहरा भी छाया रहेगा। विजिबिलिटी 100 मीटर रिकॉर्ड की जाएगी। 12 जनवरी बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। पूरे दिन भर सर्द हवाएं चलेंगी। सुबह शाम कोहरा भी छाया रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ में माता पिता ने जूना अखाड़े को दान कर दी। अपनी लाडली यूपी के आगरा से महाकुंभ 2025 में आए एक परिवार ने अपनी 13 साल की लाडली बेटी राखी को जूना अखाड़े को दान कर दिया है। राखी अब साध्वी गौरी कहलाएंगी। 19 जनवरी को माता पिता अपनी लाडली जिंदा बेटी का पिंड दान कर देंगे। इसके बाद राखी का परिवार से नाता पूरी तरह टूट जाएगा। वह पूरी तरह से साध्वी बन जाएंगी। वाराणसी नगर निगम ने किराया और कूड़ा कलेक्शन चार्ज बढ़ाया। वाराणसी नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए। आय के लिए नगर निगम की दुकानों का किराया शुल्क बढ़ाने के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा कलेक्शन के चार्ज में भी वृद्धि की है। महापौर अशोक तिवारी के नेतृत्व में बुधवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। महाकुंभ में स्नान के बाद काशी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक सुलभ शौचालयों 24 घंटे खोले जाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही मंदिर क्षेत्र के 2 किलोमीटर दायरे में मीट की दुकानों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए। नोटिस के बाद भी जो लोग मांस मछली की दुकान का संचालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। मोबाइल में डाउनलोड करें आवास योजना ऐप, आज ही करें आवेदन। सर्वे शुरू। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस बार लाभुक स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप को विकसित किया है। स्मार्टफोन में लाभुक इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाभार्थी इस ऐप के माध्यम से आवेदन भी कर पाएंगे।
इसके बाद आवास सहायकों के द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। अगर वे विभागीय मानक अनुसार योग्य पाए गए तो आवास प्लस ऐप से सर्वे करते हुए फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग और EKYC की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि 6 वर्षों के बाद फिर से सभी जिलों में PM आवास योजना के तहत योग्य लाभुकों को इस योजना से आच्छादित करने के लिए सर्वे किया जाना है। इसे लेकर जिले की सभी 373 पंचायतों में सर्वेयर की तैनाती कर दी गई है। बुधवार को जिला स्तर पर सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया। अवधेश प्रसाद बोले, पहले मिल्कीपुर फिर 2027 में जीतेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे। भाजपा को तगड़ी फाइट देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट जीतने की पूरी जिम्मेदारी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सौंप दी है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अवधेश प्रसाद बुधवार शाम बेटे अजीत के साथ अयोध्या पहुंचे। अवधेश प्रसाद ने कहा, मुझे मिल्कीपुर की जनता पर पूरा यकीन है। मेरे बेटे को मिल्कीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ की जनता, नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर इतिहास रचने में जुट गए हैं। यह चुनाव शांति, सुरक्षा, विकास, सम्मान, एकता और भाईचारा के लिए होगा। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, ठंड से एक भी गाय की मौत न हो। यूपी में बरेली के गौशाला में गायों की ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे लेकर खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की ठंड के कारण मृत्यु न हो। इसके लिए प्रदेश भर के गौ आश्रय स्थलों पर त्रिपाल, अलाव, चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। महाकुंभ में 7.5 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाएगी योगी सरकार। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान योगी सरकार ने डबल इंजन सरकार की 7.5 वर्ष की उपलब्धियों की ब्रांडिंग के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। सरकार ने 40 पेज की एक बुकलेट तैयार की है जिसमें कानून व्यवस्था, अवस्थापना सुविधाएं, निवेश, किसानों का उत्थान, वंचितों को वरीयता के साथ ही विभिन्न विभागों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। युवाओं, महिलाओं, अन्नदाता के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों की जानकारी भी महाकुंभ के दौरान दी जाएगी। लावारिश बैग से मिला इतना नोट की गिनते गिनते हांफ गए पुलिस वाले। मंगलवार रात जीआरपी टीम को सूचना मिली कि केरला एक्सप्रेस में एक काले रंग का बैग लावारिस हालत में पड़ा है। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैग को ट्रेन से उतारा। वह बैग एक पिट्ठू बैग निकला। थाने में ले जाकर जब बैग की जांच की गई तो उसमें 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली। गिनती करने पर बैग से कुल 25 लाख रुपए बरामद हुए। बैग में मिली 500 से 500 रुपए की नोटों की गड्डियां पूरी तरह प्लास्टिक रैप में पैक थीं। प्रत्येक पैक में 10 गड्डियां थीं और ऐसे कुल 5 पैक बरामद हुए। गड्डियों पर ICICI बैंक की पर्चियां लगी थीं जिन पर मुकेश कुमार लिखा था। स्लिप पर करेंसी चेस्ट, पुष्पांजलि और 15 दिसंबर 2024 की तारीख दर्ज थी। माना जा रहा है कि ये गड्डियां किसी बैंक से निकाली गई हैं। फिलहाल जीआरपी ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। पुलिस विभाग की ओर से 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती परीक्षा में 40,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इलाहाबाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के निर्धारित मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सरकार स्तर पर ही शैक्षणिक योग्यता आदि मानकों में बदलाव किया जा सकता है। बता दें, जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया था। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक तय। महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होना तय हो गया है। इसके साथ ही विधानमंडल की बैठक भी यहां हो सकती है। बुधवार को प्रयागराज आए। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में इसके स्पष्ट संकेत दिए। अगर विधानमंडल की बैठक प्रयागराज में हुई तो पूरे सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष को भी प्रयागराज बुलाया जाएगा। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक होगी और इसके साथ ही एक सत्र भी कराने की तैयारी है। अगर इसकी मंजूरी मिली तो जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। लखनऊ डीएम का आदेश, पहले दिन ही फेल, बिना हेलमेट के धड़ल्ले से मिल रहा पेट्रोल। लखनऊ में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर जिलाधिकारी द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बाद भी अभियान फेल होता नजर आया। शहर के कई पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल दिया गया। यह डीएम के आदेश और मुख्यमंत्री की सख्त हिदायतों की खुली अवहेलना है। आगरा में 12वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद। शीतलहर और कोहरे के चलते आगरा में कक्षा 12 तक के स्कूलों में 3 दिन अवकाश और बढ़ा दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर के अनुसार नर्सरी से कक्षा 12 तक 9 से 11 जनवरी तक
स्कूलों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर महाकुंभ की फर्जी सूचनाएं व दुष्प्रचार रोकेगा आईआईटी कानपुर। महाकुंभ के दौरान इंटरनेट मीडिया पर फर्जी सूचनाओं एवं दुष्प्रचार पर आईआईटी कानपुर नियंत्रण लगाएगा। इसके लिए उसे 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने बुधवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए यहाँ 400 व्यक्तियों के लिए टेंट सिटी विकसित की जाएगी। इसके अलावा 3000 व्यक्तियों के लिए रैन बसेरा भी बनाया जाएगा। टेंट सिटी व रैन बसेरा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 13.79 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। महाराजगंज में मधुमक्खी पालन से कमाएं अधिक मुनाफा उद्यान विभाग देगा। 40% अनुदान। महाराजगंज में किसान मधुमक्खी पालन के जरिए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में उद्यान विभाग को इसके लिए जिले में कुल 5 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। किसानों को इकाई लगाने के लिए खर्च खुद वहन करना होगा। इस पर विभाग की ओर से उन्हें 40% का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मधुमक्खी पालन का उचित समय फरवरी से मार्च तक होता है, यानी बसंत ऋतु है। जैसे ही मौसम गर्म होना आरंभ होता है और फूल खिलने लगता है, किसान अपना छत्ता स्थापित कर सकते हैं। इस समय फूलों की संख्या अधिक होती है, इससे मधुमक्खी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जया प्रदा बोली, आजम के बेटे और चेलों को सबक सिखाऊंगी। रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा गुरुवार को मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। इसके बाद आजम खान पर निशाना साधा। कहा, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और पूर्व सांसद एसटी हसन को सबक सिखाऊंगी। ये बताऊंगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। एक्ट्रेस ने कहा, वक्त जरूर बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए इंसाफ पाना अभी भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए संघर्ष और इंतजार दोनों करने पड़ते हैं। ओयो होटल में एसडीएम ने की छापेमारी। मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में अवैध रूप से संचालित हो रहे फर्जी ओयो होटल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने पुलिस टीम के साथ होटल पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। छापेमारी के दौरान होटल में कई युवक और युवतियां मौजूद थे, जिन्हें मौके पर ही सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। चोरों ने उखाड़ लिया ट्रांसफार्मर, तेल और तांबा निकालकर ढांचा फेंका। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव में एक बार फिर से बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने ट्रांसफार्मर को उखाड़कर उसके अंदर का कीमती सामान जैसे तांबा और तेल चुरा लिया। चोर केवल अंदर का कीमती सामान ही ले गए हैं, जबकि घटना के बाद चोर ट्रांसफार्मर का बाहरी ढांचा और खराब सामान मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इससे पहले भी इस गांव में ट्रांसफार्मर से सामान चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। आगरा पुलिस ने पकड़ा टप्पेबाजी करने वाला गैंग। आगरा पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गैंग को पकड़ा है। गैंग कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आगरा में भी 6 लोगों को ठगने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने इसके पास से ठगी की रकम और नकली सोने की गिन्नी समेत अन्य सामान बरामद किया है। एसीपी हरि पर्वत आदित्य कुमार ने बताया कि आगरा में 18 अक्टूबर को हरि पर्वत के पास जूस पी रहे एक व्यक्ति को टप्पेबाजों ने मेट्रो की खुदाई में सोने निकलने की बात कहकर एक व्यक्ति को सोने के निकली सिक्के दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। उसे सोने के सिक्कों का मटका देने के एवज में 5 लाख रुपए ले लिए। जब उन सिक्कों को चेक कराया तो नकली निकले। थाना हरि पर्वत पर इसका मुकदमा दर्ज किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में एमपी के यात्रियों के लिए 40 ट्रेनें 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी यात्रियों का ख्याल रखा है। रेलवे कुंभ जाने वाले मध्य प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए 40 ट्रेन चलाने जा रहा है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं, जबकि कुछ ट्रेनों में वेटिंग भी है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के 35 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरेंगी। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश से भी लाखों लोग प्रयागराज कुंभ में शामिल होंगे। अब तक घोषित 40 ट्रेनों में से 14 से ज्यादा ट्रेनों में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में सीटें उपलब्ध हैं। रेलवे ने 8 ट्रेनों को नैनी स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया है। संगम पर पहली बार एक धार में दिखेगी गंगा समुद्र खोदने वाली मशीनों से टापू हटाया। आप अगर कभी प्रयागराज संगम आए होंगे तो देखा होगा कि गंगा 3 धारों से होकर संगम तक पहुंचती है। गंगा के बीच में ही टापू बन जाते हैं। अब तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन इस कुंभ में सिंचाई विभाग ने आईआईटी गुवाहाटी की मदद ली। सर्वे हुआ, समुद्र में खुदाई करने वाली मशीनों से इसे हटाया गया और गंगा की धारा को एक कर दिया गया। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक सीएम से मिले।
यूपी सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी और बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर मुलाकात की। विकास त्यागी ने सीएम से बताया कि दारुल उलूम में कई वर्षों से अवैध निर्माण और अवैध हेलीपैड के मामले की जांच चल रही है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण कंपाउंडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए और इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। विकास त्यागी ने बताया 2013 में देवबंद नगर से पुलिस द्वारा AK-24 राइफल को छीन ली गई थी। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन अब तक राइफल की बरामदगी नहीं हो पाई है। उन्होंने सीएम से अपील की कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए STF से जांच कार्रवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 3 पुलों पर बड़े वाहनों पर प्रतिबंध हटाने की मांग। बलिया के 3 प्रमुख पुलों पर बड़े वाहनों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि बिहार को यूपी से जोड़ने वाला पुल अधूरे कार्यों के कारण बड़े वाहनों के लिए बंद है। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध से न केवल व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पुल को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाए तो इससे न केवल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आमजन को भी राहत मिलेगी। अखिलेश के चाचा राजपाल सिंह यादव का निधन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का निधन हो गया है। मेदांता में अंतिम सांस ली। वे काफी दिनों से बीमार थे। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार तड़के 4 बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। योगी सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों पर मांगी रिपोर्ट। संभल में 1978 में हुआ सांप्रदायिक दंगा एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 1978 के दंगों के पीड़ितों की न्याय दिलाने की बात करते रहे हैं। इसी बीच बुधवार रात से 1978 के दंगे की दोबारा जांच शुरू होने की सूचना तेजी से वायरल हो गई। इस बारे में एसपी द्वारा डीएम को लिखा गया पत्र भी सोशल मीडिया पर पहुंच गया। हालांकि दोपहर बाद एसपी ने वीडियो संदेश जारी कर दंगे के दोबारा जांच से सिरे से इनकार कर दिया। 23 साल बाद अचानक घर पहुंचा लापता हुआ युवक। सीतापुर में रेवान गांव में घर से लगभग 23 साल पहले लापता हुआ युवक अपनी पत्नी व बच्चों सहित मंगलवार सुबह गांव पहुंच गया। 23 वर्षों बाद अचानक घर पहुंचे युवक को पहले पहचाने में दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे मां तथा परिजन उसे पहचान गए। घर व गांव में खुशी का माहौल है। उसके घर वापस आने की खबर मिलते ही पड़ोस में रह रहा युवक का सगा बहनोई अपनी सास को लेकर बिस्वान रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया। आशंका होने पर परिवार के अन्य लोग प्रधान प्रतिनिधि व ग्रामीणों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए तथा समझा बुझाकर कर सभी को घर वापस ले आए, जिससे रजिस्ट्री नहीं हो सकी। दिल्ली के बाद अब यूपी में सपा कांग्रेस में बड़ी तल्खियां। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान दिया है। मीडिया को दे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गठबंधन अनिवार्यता नहीं है। समझौता न होने की दशा में गठबंधन अनिवार्य नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आपको सपोर्ट किया है। हालांकि यूपी उपचुनाव ऐलान पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारने की बात कही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पूरा समर्थन देंगे। अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान पर भी जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हमेशा से मजबूत रही है। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विनोद तावड़े ने टटोली नब्ज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बुधवार को 2 दिनी दौरे पर लखनऊ पहुंचे। तावड़े यूपी में संगठन चुनाव के केंद्रीय प्रेक्षक भी हैं। पार्टी मुख्यालय में जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा के साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं से मंथन किया। तावड़े 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इसके अलावा वे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के यहां भी गए। पार्टी मुख्यालय पर भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिन्हा सहित कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। आगरा जिले में निर्माणाधीन थाना परिसर में बहाई 906 लीटर शराब। लंबे समय से मालखाने में रखी 906 लीटर शराब को थाना शाहगंज पुलिस ने गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया। यह शराब निर्माणाधीन थाना परिसर में ही गड्ढे में बहाई गई, जो कि 53 प्रकरणों में बरामद की गई थी। ऑपरेशन क्लीन के तहत थाना शाहगंज के मालखाना में 53 प्रकरणों में रखी अवैध शराब के नष्टीकरण के लिए थाना शाहगंज पुलिस ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किया था। नष्ट की गई 906 लीटर शराब में 96 लीटर अंग्रेजी शराब, 310 देशी शराब और 500 लीटर मिलावटी कच्ची शराब थी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।